प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 1 जो कि वास्तविक संख्या है उसमें टोटल 4 प्रश्नावली दिए गए हैं। प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक। इन 4 प्रश्नावली में जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सारे कंसेप्ट और उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। इन संख्याओं को जाने बिना, सम संख्या, विषम संख्या, इनके बारे में जाने बिना आप 10वीं कक्षा के बीजगणित चैप्टर को नहीं पढ़ सकते और या आप उसको बढ़िया से नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं के बारे में जानेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे उसके मदद से। उसके बाद हम लोग कुछ प्रूफ करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके माध्यम से हम लोग गुणनखंड के द्वारा गुणनखंड करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एक परिमेय पढ़ेंगे और फिर हम लोग सीखेंगे लास्ट में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। उसके बाद परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे और उसके आधार पर एक परिमेय को भी हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आपके वास्तविक संख्या चैप्टर में उन सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और सभी इंपॉर्टेंट सवाल को करेंगे। बच्चों को वास्तविक संख्या चैप्टर में बच्चों को जो बीजगणित चैप्टर है 10वीं कक्षा की उसमें सबसे टफ वास्तविक संख्या चैप्टर ही लगती है और उसका मेन वजह है कि इन संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं होना। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और महत्वपूर्ण सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 2 से पूरा 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 भाग लग जाए। जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह करके 110, 2002 इस तरह इन सारी संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए क्या यह 2 से विभाज्य संख्या है या सम संख्या है तो आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा ही नहीं, इसलिए यह सम संख्या नहीं है। उसी तरह विषम संख्या क्या है? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। इनको आप जितना भी मैं कंसेप्ट लिख रहा हूँ उन कंसेप्ट को आज आपको लिख लेना है, क्योंकि लिखने के बाद ही आपको बार बार रिवीजन करने में सुविधा होगी। जैसे एक क्या विषम संख्या, एक क्या सम संख्या है? नहीं, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। 3 में पूरा पूरा 2 से भाग नहीं लगेगा। 5 में भाग नहीं लगेगा। उसी तरह 9 में भाग नहीं लगेगा। 11 में इस तरह आप लिख सकते हैं। 101 है। इस तरह इन सब संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसलिए इन्हें विषम संख्या कहते हैं। इन सारे चीज़ों को आपको बार बार से यूज होगा यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक। भाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए। इसको लिख लीजिए, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे यह बताइए, क्या 2 में पूरा पूरा 2 में एक और स्वयं को छोड़कर, स्वयं तो 2 ही हैं, एक से तो 2 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से भी पूरा लग जाएगा, 2 से 1 मर्तबे भाग लग जाएगा। लेकिन इनके अलावा कोई संख्या है जिससे कि 2 में पूरा भाग लग जाए? नहीं। तो इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं है। 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 में देखिए, 4 में 1 और 4 को छोड़कर इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, इसलिए 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। उसी तरह मान गए 6 के बारे में बात करते हैं तो 6 में 3 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 2 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग लग जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या है? जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग न लगे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 2 में 1 और 2 के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। उसी तरह 3 में भी 3 और 1 को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगी। 5 में भी, 101 में भी, इस तरह ये सभी सारी अभाज्य संख्या है। तो आपके मन में ये तो आ रहा होगा कि 1 कहाँ गया?
एक भाज्य है कि अभाज्य है, तो आपको लग रहा होगा कि एक अभाज्य संख्या है, लेकिन एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। यहाँ पे लिख लीजिए, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोगों की जानकारी होती है कि एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। पूर्णांक संख्या सीखने से पहले हम लोग सीखते हैं प्राकृत संख्या क्या है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 से आप गिनती सीखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, इस तरह जितने भी गिनती की संख्या है अनंत गिनते चले जाइए, वो सारे प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। जीरो से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरह। तो क्या जीरो प्राकृत संख्या है? नहीं, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। देखिए, पूर्ण संख्या के एक बहुत ही सुंदर सा डेफिनेशन, इसको याद रख लीजिए। पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या यह हुआ, एक संख्या रेखा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह ये तो सारे पूर्ण संख्या हो गए। लेकिन इसके ऋणात्मक रूप क्या होते हैं? -1, -2, -3, ये सारे क्या है? -4, -5, ये सारे क्या है? पूर्ण संख्या के ऋणात्मक रूप है, इसे ऋणात्मक रूप है, इसी को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जीरो क्या है? जीरो न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋणेतर संख्या बताइए, ऋणेतर संख्या कौन होती है? 0 से लेकर और जितने 0 1 2 3 4 इस सारी संख्या होती है, वह ऋणेतर संख्या होती है। क्या होते हैं? ऋणेतर पूर्णांक। इसके बाद हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q, या लिख लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, ठीक, और Q = नॉट 0, Q 0 नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 2/3, 5/7, ये सारी परिमेय संख्या है। सभी शांत संख्या है, जितने भी शांत संख्या है, शांत संख्या किसे कहते हैं? जो दशमलव के कुछ अंक बाद तक पूरी कट जाए, जैसे 2.3 4 5, ये क्या है? शांत संख्या है। या अशांत आवर्ती, आपने 9वीं कक्षा में अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना सीखा था। अशांत आवर्ती क्या होती है? जैसे देखिए, 2.3 4 5, 3 4 5, इस तरह बार बार एक ही चीज़ आने लगे, तो इसी को क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 3 4 5 बार बार यहाँ पे आ रहा है, तो यह अशांत आवर्ती है। अशांत अनावर्ती को परिमेय संख्या में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, आपने 9वीं कक्षा में सीखा है। तो अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सभी अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या का, जैसे 2 के दशमलव के बाद 3 4 5 इस तरह, यह कभी खत्म ही नहीं हो, तो यह अशांत अनावर्ती संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह अगर 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इन सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। अभी तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। अब जानते हैं सअभाज्य संख्या क्या है। वैसी संख्या है जिनका HCF 1 हो। जैसे देखिए, 3 और 2 का HCF निकाला जाए तो कितना होगा? 2 करके देख लीजिए, 2 एकम 2 घटा 1, 1 2 2, कितना आया? 1 आया। HCF कितना हुआ? HCF 1 आया। तो इसलिए 3 और 2 सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या, यह कंसेप्ट भी आपको √2 सिद्ध कीजिए, √5 सिद्ध कीजिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सअभाज्य संख्या को जानना। जैसे 5 और 7 क्या है? सअभाज्य है। इनका HCF कितना होगा? HCF 1 होगा। सअभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका HCF क्या हो? 1 हो।
HCF क्या हो, 1 हो, उन्हीं को सअभाज्य संख्या कहा जाता है। इस तरह हम लोग इन 10 संख्याओं के बारे में सीखा। अपरिमेय संख्या, इसमें √2, √3, ये सारी भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं का है तो दशमलव प्रशांत अशांत, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम सुनकर डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने पहली दूसरी कक्षा में भाग पढ़ा होगा, बस वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए जैसे यहाँ पे 535 में 7 से भागा करके देखते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। जैसे 7 सत्ते 49, कितना घटा, कितना बचा 4, यहाँ पे 5, 7 पचे 7 छक 42, कितना शेषफल कितना आया 3। बस यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आपने सीखा होगा कि इसको इससे अगर गुना कर दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, बोलते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल। अगर भाजक को भागफल से गुना कर दिया जाए, उसमें अगर शेषफल जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको नहीं पता हो तो देख लीजिए, 76 को अगर आप 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 7 सत्ते 49, 50 3 53। इसमें क्या करना है, शेषफल को जोड़ देना है। भाज्य को भाजक को भागफल से गुना करना है, उसमें शेषफल जोड़ देना है। शेषफल कितना है 3 है, इसमें जोड़िए 3 2 5 3 5, कितना आया भाज्य आ गया। यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होता है कि A बराबर BQ प्लस R। देखिए फिर से समझिए, दो धनात्मक पूर्णांक A और B, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए यह दो धनात्मक पूर्णांक है। 535 को A मान लिए और 7 को B मान लिए, तो यहाँ पे देखिए कौन सी दो संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पे एक संख्या Q प्राप्त हो रही है। Q भागफल को Q और शेषफल को R। यही तो बोल रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए दो ऐसे पूर्णांक Q और R प्राप्त होता है कि A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे जो यह A आया है, A बराबर क्या है BQ, B यह B था, यह Q था, और इसमें क्या जोड़ दिए R। A बराबर BQ प्लस R, याद रख लीजिएगा, A बराबर BQ प्लस R, या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर में। अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF कैसे निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यह जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीखा, इसके माध्यम से जिन सारी चीज़ों को प्रूव किया जाता है, जिन कॉन्सेप्ट्स को प्रूव किया जाता है मैथ के, उन्हीं को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से HCF निकालना, आपने भाग विधि से 4वीं 5वीं कक्षा में भाग विधि से HCF निकालना तो सीखा होगा, वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से HCF निकालना। जैसे देखिए 135 से इन दोनों का HCF हमको चाहिए, HCF तो क्या करेंगे, 135 से भाग लगाएंगे 225 में, कितना मरतबे, एक मरतबे 135, घटा 0 12 3 घटा 9, यह कितना 0 बचा। अब 90 से भाग देते हैं 135 में, कितना एक मरतबे 90, 5 यह 13 4 बचा, और यहाँ पे फिर 90, 45 दूना 90। यही तो इसी 45 को तो HCF बोलते हैं। HCF क्या हुआ यहाँ पे, जो दो संख्या दी हुई हो उनसे भाग कीजिए, जितना शेषफल आए उससे फिर जो भाजक है, भाजक उसमें भाग दे दीजिए। देखिए 90 से 135 में भाग दिया एक मरतबे, फिर जो शेषफल आया उससे जो इससे पहले वाला जो भाजक था उसमें भाग दिए। जब पूरा शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए, जो लास्ट वाला जो भाजक होगा वहीं HCF हो जाता है। तो यहाँ पे HCF कितना निकल के आया, 45। आपके 10वीं कक्षा में इसी चीज़ को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, प्रमेयिका के माध्यम से दिखाया गया है, और वही आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन इसमें कुछ भी टफ नहीं है। जो HCF निकल के आया, इसी को देखिए इस तरह लिख दिया जाता है, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे A क्या है, 225 है, इसमें हमने किससे भाग दिया, 135 से। Q क्या निकल के आया था हमारा, Q 1 निकल के आया था, शेषफल कितना था 90। फिर 135 में हमने किस चीज़ से भाग दिया था, 90 से, कितना मरतबे भाग लगा था, एक मरतबे, शेषफल कितना आया था 45। फिर यहाँ पे 90 आया,
इस 90 में कितना से हमने भाग दिया था 45 से, कितना भागफल आया था 2, और शेषफल कितना आया था 0। और यहीं जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो अंतिम वाला जो भाजक है यहीं हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, HCF भाजक या HCF अंतिम भाजक। जब शेषफल 0 हो जाए तो जो अंतिम वाला भाजक होता है वही HCF कहलाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के एल्गोरिथम के माध्यम से ही यह एक सवाल बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। यहाँ पर तो कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर 6। b हमने इसलिए मान लिया, यह तो भाज आ गया, भाजक हमने कुछ मान लिया, 6 मान लिया, धनात्मक पूर्णांक तो हमारा a ही है, यह विषम पूर्णांक हमने माना है। तो विषम संख्या में कोई किसी संख्या से हम भाग देने जा रहे हैं, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 6 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे r क्या निकल के हम लोग लिख सकते हैं a, और जब b हम लोग को मिल गया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं a बराबर BQ+R। a बराबर क्या, BQ, a बराबर BQ+R। यहाँ पे r कितना दिया हुआ है, या फिर से इसको लिख लेते हैं, a बराबर 6Q+R। अच्छा अब बताइए आर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम लोग सीखे उसमें आर क्या था, देखिए ए बराबर बी की आर हमेशा क्या होता है, 0 से बराबर या बड़ा होता है, और बी जो यह भाजक है इसे तो छोटा ही होता है ना। 7 से हमेशा जो शेषफल आएगा, जैसे यहाँ पे अंत में यह 3 आया, जो शेषफल आया है तो शेषफल हमेशा तो भाजक से छोटा ही होता है, इसलिए क्या हम लोग लिखेंगे 0 से बड़ा या बराबर r और b से छोटा, a बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और b से छोटा। वहीं तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 6Q+R, तो यहाँ पे 6 से तो छोटा ही होगा, तो 0 से बड़ा या बराबर r होता है 6 से छोटा, तो हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, नहीं 6 नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे जो शेषफल आया बारी बारी से इसमें रखते हैं। ये बराबर क्या हुआ, ये तो हमारा विषम संख्या है, हम लोग माने हुए 6Q+0 लिख सकते हैं। ए बराबर पहला शेषफल लिख दिया, ए बराबर 6Q+1 लिख सकते हैं, ए बराबर 6Q+2 लिख सकते हैं, ए बराबर 6Q+3 लिख सकते हैं, ए बराबर 6Q+4 लिख सकते हैं, ए बराबर 6Q+5 लिख सकते हैं। कहाँ से यह ये 1 2 3 4 5 लिख रहा है, क्योंकि हमारा शेषफल जो है 0 1 2 3 5 4 5 इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब बताइए क्या 6Q एक विषम संख्या है? नहीं, इसमें तो 2 से पूरा भाग लग जा रहा है, इसलिए यह सम संख्या है। यह क्या है 6Q+1, यह तो विषम संख्या है। उसी तरह इसमें देखिए यह क्या है, एक सम संख्या है, इसमें 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 2 × 6Q+1, यानी कि इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए वह तो सम संख्या होता है। तो अगर 6Q+3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, क्योंकि इसमें तो 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसमें 3 से लगेगा, लेकिन 3 से भाग लगने से थोड़े ना कोई सम संख्या हो जाता है। तो यह क्या है, विषम संख्या है। उसी तरह 6Q+4 में 2 कॉमन ले सकते हैं, 3Q+2 कितना हुआ, यह इसमें तो 2 से पूरा भाग लग जा रहा है, इसलिए यह एक सम संख्या हुआ। और क्या 6Q+5 क्या है, यह भी एक विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा, देखिए जो हमने ए माना था विषम पूर्णांक, उसमें कौन सा विषम पूर्णांक निकल के आया, वो विषम पूर्णांक जो आ रहा है वह 6Q+1 के रूप का हो रहा है, या 6Q+3 के रूप का हो रहा है, या 6Q+5 के रूप का हो रहा है। यही तो हमको सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है, यही सिद्ध करना है। जो दूसरे रूप का है वो तो सम संख्या निकला। तो इस तरह यह जो
सवाल था, यह प्रूव हो रहा है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यह प्रूव किया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह आपके प्रश्नावली 1.1 में और भी सारे सवाल है, उनको आप हल कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सुनकर डरना नहीं है। फिर से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना तो सीखा होगा किसी भी क्लास में। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना नहीं सीखा होगा, कम से कम एलसीएम तो सीखा होगा। कैसे करते हैं? अभाज्य संख्या होती क्या है? जो जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, स्वयं और एक को छोड़कर। तो इसमें भाग लगा कर देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, लगाते हैं भाग। कितना हुआ? 2 एकम 2, 6 दूना 12, 3 तिया 6, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 0। फिर भाग लगाते, फिर इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। अभी सबसे पहले भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से ही केवल भाग लगाना है, भाज्य संख्या से भाग नहीं। ऐसा नहीं कि 4 से लगा दे, 4 से लगा दे, 6 से लगा दे, ऐसा नहीं करेंगे। 2 8 16, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 0। फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 चौक 8 और 0, 2 9 18, 2 5 10। इसमें 5 से भाग लगा कर देते हैं, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 9 45। कितना बचा? 8 1 9, 9 दूनी 18। देखिए विभाजता नियम अगर आपको आता होगा तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि इसमें 3 से पूरा भाग लग जाएगा। 3 दूनी 6 7 8, 2 5 1 3 7 21 और 3 तिहाई 9, 3 9 27, 3 एकम 3। इसमें क्या, इसमें अब 3 से भाग नहीं लगेगा। इसमें कौन चीज़ से भाग लगेगा? 7 से या 13 से। 13 7 91। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 2 2 5 3 3 13 7, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी को तो अभाज्य गुणनखंड भी बोला जाता है। तो यही तो लिखा हुआ है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। अब बताइए 32 760 को इस तरह नहीं लिख सकते? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 13 गुने 17, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके क्रम को बदलने से इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसके गुणनफल में ये आएगा तो यही। मान गया हम 5 को ही पहले लिख देते हैं, 2 को बाद में लिखते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो बस यही तो कहा गया है कि गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर प्रत्येक भाज्य संख्या को, यह भाज्य संख्या ही थी, भाज्य संख्या में ही तो भाज्य संख्या का ही तो अभाज्य गुणनखंड निकाल सकता है। अभाज्य संख्या का थोड़ा ना 7 का कहे आपसे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो निकलेगा ही नहीं। तो भाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। तो यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या इसका दूसरा कोई गुणनखंड हो सकता है? नहीं। आप बोलिएगा कि 4 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें 4 से भागा लगाते हैं। आप 4 से भागा लगाइए तो 4 तो फिर भाज्य संख्या हो जाएगा। हमको अभाज्य संख्या से भाग लगाना है, तो अभाज्य संख्या से तो सिर्फ एक इसी रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। चलिए इसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं HCF और LCM निकालना। अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से HCF और LCM निकालना सीखते हैं। पहले की कक्षाओं में भी आप LCM HCF अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से सीखे होंगे। तीसरे चौथे क्लास से ही शुरू हो जाता है यह कंसेप्ट। आप किसी न किसी कक्षा में सीखेंगे, नहीं सीखे हुए तो आपको फिर से एक मौका मिल रहा है, आप यहाँ पे सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इन दोनों का HCF या LCM निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या होगा? 2 चौक 8, 2 8 16, 48, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 404 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के आया 2 2 4 5, 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हो? 2 को 5 बार गुना करना, 2 4 5 और गुने 3। और 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया? 404 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 पे पावर 2 गुने 101। तो देखिए इन अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इससे आपको समझ में आया नहीं होगा, हम समझ रहे हैं। देखिए HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल। इसमें कौन कौन सा आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है? इसमें 2 और 2, इसमें
माने 96 के अभाज्य गुणनखंड में भी यह 2 है, 2 पर पावर 5 है, 2 पर भी 404 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर 5 है। यानी कि 2 अभाज्य गुणनखंड ऐसा है, ये 2 जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल, उभयनिष्ठ तो केवल 2 ही है, 3 इसमें नहीं है, नहीं 101 इसमें है। तो हमको क्या न्यूनतम घात क्या है इसमें, 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 2 है। तो HCF क्या होगा, न्यूनतम घात, यह आप याद रख लीजिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल। न्यूनतम घात तो 2 पर पावर 2 है, यानी कि 4 आया निकल के। LCM पूछे तो LCM होता है अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ नहीं, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड तो यह है, यह है, यह है, यह है। तो इसमें अधिकतम, इसमें 2, इसमें तो इसका एक ही है, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, बिना उभयनिष्ठ का ही, उभयनिष्ठ हमको चाहिए भी नहीं। अभाज्य गुणनखंडों को अधिकतम घात का गुणनफल, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 पर पावर 5 है। LCM क्या होगा, LCM होगा 2 पर पावर 5 गुने अधिकतम घात क्या है 3 पे। यहाँ पे अगर 3 हम लिखे अगर इसमें, तो 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं। 3 पे पावर 0 का मतलब ही तो एक ही होता है, एक होता है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं और 101 क्यों लिखा, क्योंकि यह अधिकतम घात तो 101 का तो अधिकतम घात एक ही है। यहाँ पे अगर लिखे तो 101 पर 0 लिख सकते हैं, 0 का पावर मतलब हो गया 1, 101 पे 0 पावर लिखने का मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू हुआ 1। तो या LCM क्या निकल के आया, अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल। इस सारे को गुना करेंगे तो हमारा LCM निकल के आ जाएगा। या दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा तरीका क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं के HCF और उनके दोनों के संख्याओं के LCM के बराबर होता है। कहने का मतलब है 96 गुना 404, इन दोनों संख्याओं का हमको LCM HCF निकालना है। अगर हमने HCF निकाल दिया है तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा इसके LCM गुणे HCF के बराबर होगा। तो दोनों संख्या तो हमको पता है, LCM केवल पता नहीं है, LCM नहीं पता है। HCF क्या होगा, यहाँ पे HCF 4 है, तो 4 से यहाँ पे इधर से डिवाइड कर देंगे तो LCM निकल के आ जाएगा। LCM बराबर क्या होगा, 96 गुने 404 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका LCM निकल के आ जाएगा। तो देखिए 4 2 8 1 9 4 4 16, 24 को 404 से गुना करके आइए, निकालिए, आपका LCM निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो LCM होगा यहाँ पे जो LCM होगा दोनों बराबर ही होगा। इसको आप करके देखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक अलग परिमेय है जो कि प्रश्नावली आपके 1.2 है, उसके लिए है, बहुत ही ज़रूरी है। आप √2 कैसे अपरिमेय संख्या है, √2 + 5 कैसे अपरिमेय संख्या है, इनको सिद्ध करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वह है यह परिमेय। और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप √2 √3 सब अपरिमेय को सिद्ध करना बहुत ही आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। जैसे देखिए कोई अभाज्य संख्या p है तो कोई अभाज्य संख्या p है जो a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, या जहां a धनात्मक पूर्णांक है। देखिए कहने का मतलब है कोई संख्या है 9, इसका कोई भी संख्या हम a की जगह पर हम a बराबर 9 ले लिए, तो बोल रहा है कि जो 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर क्या है, 9 9 81 है। तो बोल रहा है कि जो 9 का स्क्वायर होगा अगर वह किसी संख्या से भाज्य है, तो 9 का स्क्वायर की मान गए 3 से भाज्य है, 3 दूनी 6, 3 7 8 2 5 3 7 21, 27 मरतबे कट रहा है। तो यह परिमेय बोल रहा है कि किसी संख्या का स्क्वायर या किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अन्य संख्या से भाज्य है, तो किसी अन्य संख्या 3 से भी भाज्य है, 9 से भी भाज्य है, ठीक है। तो अगर किसी संख्या से भाज्य है, किसी अभाज्य संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाज्य है, तो वह संख्या भी वह अभाज्य संख्या भी किसी उस संख्या से भाज्य होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो a है और यहाँ पे p क्या है, p हमने 3 माना, तो अब जो a का स्क्वायर अगर 3 से भाज्य है तो ये 9 भी 3 से भाज्य होगा। 9 में 3 से तो पूरा भाग लग जाता है ना। यही यहाँ पर मैं करता है। उसी तरह एक और करके देख दीजिए, जैसे 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में हम मान गए किसी संख्या 2 से भाग देते तो पूरा भाग लग जाता है। तो यह परिमेय कह रहा है कि 16 में तो पूरा 2 से अगर भाग लग जा रहा है ना, तो आप 4 में भी जिस संख्या से इसमें पूरा भाग लग जा रहा है तो उस संख्या से 4 में भी पूरा भाग लग जाए। 4 से 2 में भाग देंगे पूरा भाग तो लग गया, 2 2 4, जी शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो यही यह परिमेय कहता है। इसी के माध्यम से अब हम लोग सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमको तो पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ही, तो इसको सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड जो विभाजन परिमेयिका है, इस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका नहीं, अभी जो हमने परिमेय सीखा कि ए स्क्वायर को अगर पी भाज्य करता है तो ए को भी पी विभाजित करेगी, इसी के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो देखिए, अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना तो हम लोग सबसे पहले लिखने की इसमें किस तरह लिखते हैं इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं, माना या संभव तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय तो सिद्ध करना तो हम लोग मान लेते हैं कि ये √5 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा ये बताइए, जब √5 एक परिमेय संख्या होगा, अगर मान के शांत हो या अशांत आवर्ती या कुछ अशांत आवर्ती हो, तो √5 को तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य अभी हमने बताया, सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, सहअभाज्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। देखिए, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, आएगा 5 = p² / q²। अब क्या करते हैं, ये इस q² को इधर ला देते हैं, q इधर ला देते हैं, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। 5q² = p² होगा। अभी हमने जो परिमेय पढ़ा, किसी संख्या का वर्ग, अगर किसी संख्या p का वर्ग अगर किसी संख्या से भाज्य है, तो यह p का वर्ग 5 से तो भाज्य है, तो p भी 5 से भाज्य होगा। चूँकि p² 5 से भाज्य है, इसलिए हमने जो अभी परिमेय पढ़ा है उसके माध्यम से, इसलिए p भी 5 से भाज्य या विभाज्य होगा, भाज्य होगा, बोल सकते हैं। तो अब इसी, अगर कोई संख्या अगर किसी संख्या से भाग है, मान के हम बोल रहे हैं कि 10 5 से भाज्य है, तो 10 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं ना। तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, अगर p 5 से भाज्य है तो p = 5 × क्या लिख लेते हैं, k लिख लेते हैं। मान के k मर्तबे या 5 से भाज्य हो रहा है, तो p = 5 × k। अब फिर इसको दोनों स्क्वायर कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो इधर भी अगर वर्ग कर रहे हैं p² बराबर, तो इधर क्या होगा, 5k का होल स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 25k² हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक निकल के आया कि p² 5q² होता है, और यहाँ पे हमने निकल के आया कि p² 25k² के बराबर होता है, 25k² के बराबर होता है। इस दोनों के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए 1 और 2 के माध्यम से कि 5q² = 25k² लिख सकते हैं। 5q² = 1 और 2 से 5q² बराबर क्या लिख सकते हैं, 25k², 25 q² = 5k²। फिर से तो वही हो गया। देखिए, q² को अगर 5 विभाजित करती है, कितने मर्तबे विभाजित, k² मर्तबे विभाजित करती हैं, तो q भी 5 से विभाज्य होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि q² 5 से भाज्य है, इसलिए q भी 5 से भाज्य होगा, समझे। अब यहाँ पे देखिए, p भी 5 से भाज्य होगा, q भी 5 से भाज्य होगा, लेकिन हमने क्या माना था, हमने तो माना था √5 एक परिमेय संख्या है, और जहाँ p और q सहअभाज्य है, p और q यहीं पे इसी पॉइंट के माध्यम से हम लोग इसको सिद्ध कर रहे हैं, जहाँ p और q सहअभाज्य है। यह सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, लेकिन यहाँ पे तो p और q का HCF 5 निकल के आ रहा है HCF, तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे यह विरोधाभास क्यों आ रहा है। लेकिन हमने माना था, हम क्या लिख सकते हैं, हमने माना था, एक अलग से लिख लीजिएगा, हमने माना था कि p और q सहअभाज्य है, किंतु p और q 5 से क्या है, भाज्य है, 5 से भाज्य है। इसलिए यह जो विरोधाभास हमारा निकल के आ रहा है, क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि हमने गलत मान ही लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए तो गलत निकल के आया, और इसलिए भाज्य है। यह विरोधाभास √5 को परिमेय संख्या
मानने के कारण हुआ है। समझे? इस तरह यह √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसे सिद्ध होता है। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको बार बार जब तक नहीं बनाएंगे और इससे पहले वाला जो हमने परिमेय बताया उसके माध्यम से आप इसको नहीं समझेंगे, तब तक आपको √5 कभी भी याद नहीं रहेगा कि कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमने पहले ही बताया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत अनावर्ती नहीं होगा। अशांत अनावर्ती क्या होता है? जैसे मान के किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसके बाद जैसे भाग देते तो आता है 5.2 3 4 5। यह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बार बार हर बार अलग अलग तरह का अंक आ जा रहा है, 0 3 2 कुछ इस तरह कुछ अलग आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन जो इसी को अशांत अनावर्ती बोलते हैं। लेकिन अशांत आवर्ती क्या है? जो दशमलव के कुछ अंक बाद रिपीट होने लगे, इसके बाद फिर देखे 2 3 5 आ जाए, फिर 3 2 5 आ गया, इस तरह इसी को अशांत आवर्ती संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। यहाँ पे कोई शांत संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं? इसको क्या करते हैं? दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं, जितने अंक होते हैं उनके उतने 0 देते हैं। ठीक है, तो यह तो परिमेय संख्या में बदल गया। तो यह एक परिमेय है कि कोई परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो तो उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह जो दशमलव प्रसार शांत था इसका मतलब तो ये परिमेय संख्या है ही, इसको p/q के रूप में बदला जा सकता है, जहाँ p q में बदल दिया। लेकिन बोल रहा है कि बदला जा सकता है जहाँ p और q सहअभाज्य हो। सहअभाज्य होने के लिए इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ ऊपर नीचे कटाएंगे। ऊपर नीचे कैसे कटाएंगे? 5 सते 35 36 37 2 5 25 50 25 5 2 10 0 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 × 5 50 25 5 के 20 0, 5 × 15 5 × 40 बराबर कितना हो जाएगा? 3/8। देखिए तो यह परिमेय क्या कहता है? यदि कोई परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहअभाज्य हो। अब यहाँ पे जो p और q निकल के आया, p और q 3 और 8 निकल के गया, यह तो सहअभाज्य है। इनका दोनों का ACF निकालिएगा तो क्या आएगा? 3/8 निकाल के देखिएगा, 3 2 6 बचा 2 2 3 2 1 2 घटा बचा 1। ACF कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। तो जिनका जो सहअभाज्य हो तथा q का अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप का हो, तो जहाँ n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक, तो बोल रहा है यह परिमेय कि अगर कोई भी परिमेय संख्या होगी या कोई भी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी, उसको अगर परिमेय में बदला जाए, परिमेय में भी जिसके सहअभाज्य परिमेय में बदला जाए, तो उसका जो हर होगा q होगा वह इस रूप का होगा। तो देखिए इसको हम बदलते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 चौक 8 2 2 4, यानी कि 2/3 आया। इसी चीज़ को हम लोग अगर ऐसे लिख दे तो 5/0 × 5/0, 5/0 कितना होता है? 1 होता है। 5/0 कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का हो, तो इस रूप का आ गया, जहाँ पे n और m ऋणात्मक पूर्णांक हो। ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में हमने शुरू में ही बताया है कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। ऋणात्मक पूर्णांक जो पूर्ण संख्या होती है, 0 से शुरू होने वाली गिनती संख्या, वही पूर्णांक संख्या तो 0 भी होता है, तो लेकिन यह ऋणात्मक नहीं है और नहीं धनात्मक है, यह ऋणात्मक पूर्णांक में आता था। 0 1 2 3 इस सारे ऋणात्मक पूर्णांक है। तो उसी तरह 0 भी तो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो इस रूप में आ गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कोई भी शांत संख्या को p/q के रूप में बदला जा सकता है, जहाँ p और q 2n 5/m के रूप का होता है। इसी पे आधारित आपका अंतिम प्रश्नावली है, इसको आप बनाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे भी डिटेल्स में हमारे हर टॉपिक के वीडियोज आने वाले हैं। थैंक यू।